the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. Meet and greet. Proceed to the meet and हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कारगी बोल रही हूँ और हमारी जो शो है असावरीज मीटिंग शो, ये बहुत ही इनफॉर्मल एक शो है। और आज हमारे पास जो बैठे हुए हैं वो है बीबीसी जर्नलिस्ट अली सलमान साहब, सैयद अली सलमान। तो अली सलमान साहब एक्चुअली एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट है, पढ़े लिखे हैं और बहुत मालूमात रखते हैं। उन्होंने बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे बैठक अटेंड किए हैं, जलसा भी अटेंड किए हैं। तो आज हमारा मुद्दा होगा आज़ादी, इंडिया और पाकिस्तान। तब अनडिवाइडेड इंडिया था। तो अली सलमान साहब हमारे नाजरीनों को, दर्शक को थोड़ा सा अपने हिसाब से बताएं कि ये जो 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है, तो अनडिवाइडेड इंडिया जब था तो कैसे हमने साथ साथ चल के आज़ादी लड़ी थी। तो तब का मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, या तो कांग्रेस तब था, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बाद में हुई। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कैसे साथ मिलके ये आज़ादी का लड़ाई लड़ा था और कैसे आज़ादी हासिल किया। अली सलमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे और आपके दोस्तों से, आपसे सबसे बात कर सकूं। और ये कुछ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो कुछ 70-75 साल हैं, इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि ये दो ममालिक कैसे बन गए हैं कि यूं लगता है कि ये दो अलग अलग दुनिया है, दो अलग अलग जहान है, और सोच के लिहाज से भी दो अलग अलग जहान है। हालांकि अगर हम दुनिया की तारीख में देखें तो कई हजार साल के अंदर या कई सौ साल के अंदर ये 75 साल तो बहुत थोड़े से होते हैं। बेसिकली आप देखें, अगर आपको ये ना पता हो कि ये बॉर्डर है और आप पैदल चल के आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो आपको इंसानों की साख्त में, उनकी बोलचाल में, उनके मिलने जुलने में, उनके बिहेवियर में आपको कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा। आपको ये लगेगा एक ही जैसे लोग हैं। हाँ, जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं, ये तो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, उनकी समझ कुछ और है, इनकी समझ कुछ और है। और यस, बहुत फर्क पड़ गया जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, उसके बाद बहुत फर्क पड़ गया। पाकिस्तान में जो निसाब पढ़ाया जाता है, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, आप सुनकर हैरान होंगी कि उसके अंदर हमें ये नहीं पढ़ाया गया। मैं भी यहीं पे पढ़ा हूँ पाकिस्तान के अंदर। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि हमने अंग्रेजों से कैसे आजादी हासिल की। हमें ये पढ़ाया गया कि हमें हिंदुस्तान से, हिंदू से कैसे हम बचे हैं और कैसे बच के अलग होकर अपना एक मुल्क कायम कर लिया। तो ये पढ़ाया गया, ये तो बताया ही नहीं गया हमें कि कैसी आजादी है। हाँ, ये जरूर पढ़ाया गया कि बहादुर शाह जफर जो था, जो मुस्लिम किंग्स थे, वो उनका कैसे डाउनफॉल हुआ, अंग्रेजों ने उनको कैसे खत्म किया और उनकी जगह कैसे कब्जा किया। ये कब्जा भी पढ़ाया गया बहुत अच्छे तरीके से। और ये भी बताया गया कि 1940 के बाद कैसे, जब अल्लामा इकबाल ने एक अलहदा मुल्क की, मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क की बात की, तो उसके बाद 1940 से 47, ये 7 साल का अरसा बहुत पढ़ाया गया कि किस तरीके से हमने हिंदुस्तान से अलहदगी हासिल करने के लिए और अंग्रेजों से बातचीत की, और कैसे नेहरू उसके अंदर एक विलन थे और गांधी एक विलन थे और जिन्ना जो थे वो एक हीरो थे। ये बहुत पढ़ाया गया और उसके बारे में हमें बहुत ही दुख की बात है। देखिए, हमारे वतन में पाकिस्तान, तब तो पाकिस्तान नहीं बना था, इट वाज एन अनडिवाइडेड इंडिया। तो हमें भी आपका तो उर्दू में होता है, हमारी हिंदी में होती है और इंग्लिश में भी। तो इतिहास में नहीं पढ़ाया गया कि कैसे हम एक साथ कंधों में कंधा डाल के, हाथ में हाथ डाल के, एक दूसरे के आंसू पोंछ के हमने साथ साथ ये लड़ाई लड़ी थी। जितना नुकसान तब पाकिस्तान पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया का हुआ था, उतना इंडियन पार्ट जो अभी है, उतना हमारा भी नुकसान हुई थी।
और पार्टीशन के बारे में तो सभी को पता है दैट दोनों पक्ष में, दोनों वतनों में कितनी प्रॉब्लम हुई थी। और मैं आजादी में वापस जाती हूँ, देखिए तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा काम किया। इट वाज अ परफेक्ट टीम वर्क, क्योंकि ब्रिटिश जैसे इतना तगड़ा, इतना पावरफुल एक नेशन को हराना ये बच्चों का खेल थोड़ा ही ना है। तो अनडिवाइडेड इंडिया जो यूनिटी दिखाया था, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आई वुड से एट दैट टाइम आल्सो। तो जिन्ना साहब और गांधी जी, इन दोनों में अच्छा रिश्ता था। दोनों बड़े वेल एजुकेटेड, वेल रेड थे, दोनों बैरिस्टर थे, दोनों फॉरेन कंट्री से अपना पढ़ाई हासिल करके आए थे। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से और जिन्ना साहब ने लंदन से। तो ये दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। साथ साथ नेहरू साहब, वो भी बड़े वेल एजुकेटेड था। और एजुकेशन एक विशन जिसको कहते हैं, अगर एजुकेशन की कमी हो या तो ना हो तो लोग कम्युनल हो जाते हैं। तो सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, आई मीन, इसके लिए एजुकेटेड होना बड़ी जरूरत होता है। तो आप हमारे नाजरीनों को थोड़ा सा और बताएं, जिन्ना साहब के बारे में बताएं, उनके टू नेशन थियरी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ये है कि ये तो सब जानते हैं कि 1940 से पहले किसी के जहन में ये बात थी ही नहीं कि एक पाकिस्तान बनेगा। बल्कि 1940 में जब ये जलसा किया जिसमें रामा इकबाल ने बात की, उसमें भी उन्होंने लफ्ज पाकिस्तान तो इस्तेमाल किया ही नहीं। तो 1940 से पहले ये ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई दो मुल्क बनेंगे। और ये पूरा एक हिंदुस्तान था जो मिलके एक स्ट्रगल कर रहा था, एक जद्दोजहद कर रहा था। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मैं लाहौर में पैदा हुआ, लाहौर में रहा, तो मुझे तो ये लगता है कि शायद ये जो था लाहौर और उसके इर्द गिर्द का इलाका, ये मरकज था उस वक्त इस सारी तहरीक का। जलियांवाला बाग देखें, यहाँ से थोड़े से फासले पे जलियांवाला बाग हुआ। भगत सिंह को फांसी दी गई लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल में, और उनका वहां पे आज भी माल रोड के ऊपर जहाँ पे फांसी दी गई है, वहां पे उनकी वो जगह है जहाँ पे फांसी दी गई है। तो ये तो लगता है कि ये 1940 के बाद या 1941 के बाद ये हमें पढ़ाना कुछ और शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले आप देखें कि जब जंग आजादी हुई है, जिसे आप पता नहीं इंडिया में क्या कहते हैं उसे, जंग आजादी को, तो 1857 की, तो आजादी की तो लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई। शायद कुछ चीज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड फॉर मी टू प्रोनाउंस आल्सो। 1857 फ्रीडम में मूवमेंट ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हाँ, तो इंग्लिश में। 1857 की जो लड़ाई थी, उसके बारे में पाकिस्तान में ये कोई अभाम नहीं है कि वो लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी थी या वो लड़ाई सिखों ने लड़ी थी या वो मुसलमानों ने लड़ी थी। ये है, सब लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि 1857 की लड़ाई बहादुर शाह जफर के क़यादत के अंदर एक लड़ी गई, जो आखिरी फाइट थी, जिसके अंदर ये जब यहाँ के मुकामी लोग थे, जो नेटिव लोग थे, वो हार गए। और उसके बाद ये तस्लीम कर लिया गया कि अब जो ये अंग्रेज हैं, ये यहाँ के काबिज हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक लोकल कंपनी थी, उस कंपनी ने यहाँ पे अपना रूल करना शुरू कर दिया। एक तजारती कंपनी थी, और लेकिन अमलन मलका विक्टोरिया का यहाँ पे एक कानून बन गया और वो उसके मुताबिक वो चलने लग गए। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बताया कि 1917 के बाद गांधी, अब देखें, तहरीक खिलाफत, अगर आपने नाम सुना हो शायद, वो बहुत बड़ी एक तहरीक थी। उस तहरीक के रूह रवा जो थे वो थे मुसलमान थे, और उसके अंदर उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हुई इनके अंदर, अंग्रेजों के अंदर। और वो जिसके अंदर उन्होंने कहा कि खिलाफत उस्मानिया को खत्म ना किया जाए, और वो तहरीक खिलाफत थी। और पूरे इंडिया में ना सिर्फ मुसलमान, हिंदू, सिख, हर लोगों ने ये सोचे बगैर कि वो क्या है, उन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया। इसी तरह जो गांधी जी ने एक तहरीक शुरू की थी, उसके अंदर भी कोई ये थोड़ी था कि मुसलमान नहीं जा रहे हैं या हिंदू नहीं जा रहे हैं। उनकी वो जो थी, जो कपड़े जलाए गए, विदेशी आप क्या वो तो कहते हैं, नॉन विदेशी, कोऑपरेशन था। वो ब्रिटिश जो जितने सामान हैं, जी
लाइक जी, यू जी। नो उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की थी सत्याग्रह और नॉन कोऑपरेशन से, यू नो, क्योंकि उनका जो मुद्दा था वो था नॉन वायलेंस। और अगर देखा जाए, देखिए यू नो, आई मीन नॉन वायलेंस इज द की ऑफ सक्सेस, यू नो, आई मीन ये मुझे भी लगता है, क्योंकि इतने सारे हमने आवाजें उठाई, इतने सारे हमने इतना कुछ किया, लेकिन नॉन वायलेंस वाज द ओनली रूट ऑफ द ब्रिटिश, यू नो, टू क्विट इंडिया। तो अगर सब लोग यू नो नॉन वायलेंस के रास्ता चुनते हैं तो फिर यू नो मौतें कम होता है और नुकसान भी कम होता है। तो उस वक्त यू नो मैंने जितना, एक्चुअली आई डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च, तो जिन्ना साहब ने उनके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट किए थे। लेकिन कम्युनल इंडिया, देखिए इंडिया बड़े डिवाइडेड एक वतन है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी अभी पता हो रहा है, पता था, लेकिन फिर भी यू नो अब ज्यादा पता चल रहा सबको। एग्जैक्टली तो देखिए कम्युनल इंडिया और सेक्युलर इंडिया, तो कम्युनल इंडिया जो है हमारे जिन्ना साहब के जहन में एक चीज पैदा कर दिया था कि माइनॉरिटी मुस्लिम्स जो है वो सुरक्षित नहीं है, दे आर नॉट सेफ। तो जिन्ना साहब को लगने लगा दैट भाई अगर हम इधर सेफ नहीं है, हमारा अगर इधर इज्जत नहीं है, तो हम क्यों नए इंडिया के साथ क्यों रहें, तो इससे बेहतर होगा कि हमारा अलग बन जाए। इसलिए उन्होंने कहा लड़के लेंगे पाकिस्तान, जो उनका एक बहुत फेमस कोट है। तो मुझे, और जब गांधी जी ने उनको वापस लाने के लिए जा रहे थे, नेहरू जी वो भी गांधी के साथ हमेशा दिए थे, तो ठीक है आप जिन्ना को मनाओ और उनको वापस लाओ, एटलीस्ट यू नो हमारी समझौता होना चाहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो लखनऊ पैक्ट, आपको तो याद होगा, तो उसमें भी रिलीजन के बारे में उन्होंने समझौता और यूनिटी दिखाए थे। लेकिन जब बंटवारा हो गई तो फिर गांधी जी जब जा रहे थे यू नो उनको मनाने के लिए और वापस लाने के लिए, एटलीस्ट एक कुछ समझौता, आई मीन बंटवारा तो हो गई, लेकिन अगर दोनों वतनों में समझौता रहे तो देन यू नो ट्रेड, टूरिज्म, बिजनेस, ये सारा कुछ आसान हो जाता है। तो फिर गांधी जी का असैसिनेशन हो गई, तो बिकॉज कम्युनल इंडिया यू नो उनको लगा दैट अगर गांधी जी सच में उनको मना के वापस लाएंगे तो फिर ये तो दोबारा लाइक यू नो इन लोगों का राज हो जाएगा। तो मुझे ये लगा, तो आपको क्या ऐसे फील होता है या तो कोई देखिए मैं अलग आपको फील बताऊं, होती है? देखिए हाँ, देखिए एक तो पाकिस्तान में लोगों को ये नहीं पता आमतौर पे, कि अब पता चलना शुरू हुआ है सोशल मीडिया की वजह से कि गांधी पाकिस्तान जाके रहना चाहते थे। तो सपोज अगर उनका ये प्लान कामयाब हो जाता, उनको गोली ना मारी जाती और वो पाकिस्तान आ जाते, तो वो पाकिस्तानी थे। वो अगर पाकिस्तान में रह रहे थे, जैसे और मिलियंस ऑफ पीपल्स माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, ऐसे अगर गांधी भी पाकिस्तान आ जाते तो वो पाकिस्तानी थे। तो अब आप सोचें कि गांधी पाकिस्तान में है और वो कराची से अपनी सियासत कर रहे हैं, तो बाकी तो कुछ बचना नहीं था फिर यहाँ पे। तो वो ही वाज द मेरे लीडर, ख्याल से यू नो वो वो लीडर गुजरात थे से, फिर। हाँ, लोगों ने उनके साथ जुड़ना था, फिर मेरे सब ख्याल लोग से उनकी गांधी बात सुनते। जी शायद पाकिस्तान में जाकर रहने के लिए नहीं जा रहे थे, वो जिन्ना साहब को मनाने के लिए जा रहे थे और उनके साथ एक समझौता करने के लिए जा रहे थे, दैट यू नो आप हमें तो ये पता चला हिस्ट्री से कि उन्होंने कहा कि अब मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मैं वही रहूंगा। तो अगर वो पाकिस्तान जाते और वही रहते तो ही इज द लीडर, दोनों कंट्रीज के वही लीडर थे। फिर तो बाकी सब बौने थे उनके सामने, सब छोटे, ऐसे तो सबके मुझे कद नहीं छोटे लगता, थे। क्योंकि यू नो तब इंडिया अनडिवाइडेड से यू नो इंडिया इंडिया बनी थी और नेहरू को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाए थे। और देखिए उन्होंने जिन्ना साहब को एक्चुअली वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे और नेहरू साहब ने पहले उनका कुछ इतराज था, लेकिन बाद में नेहरू साहब ने अपना इतराज को हटाया और कहा दैट बापू जो आप ठीक समझे, अगर आपको लगे दैट मुझसे बेहतर इंडिया को रूल जिन्ना कर सकता है तो आप उसे बना दीजिए, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये देखिए खुली किताब में ये लिखा भी है। तो मैं एक्चुअली इसीलिए आपके साथ ये डिस्कशन करना चाहती हूँ, क्योंकि जो गलतफहमियां कांग्रेस के ऊपर, नेहरू के ऊपर, गांधी के ऊपर है, तो वो एक्चुअली मिटना चाहिए। और मैं यही बोलना चाहती हूँ दैट हम पहले भी दोस्त थे, अभी भी दोस्त है, हमेशा दोस्ती बना के रखना चाहिए, क्योंकि हमारा अगला जो मुद्दा है वो कश्मीर के ऊपर है। तो अभी देखिए आजाद कश्मीर में अभी अभी इलेक्शन हुई है,
तो मैंने पढ़ी दैट पीटीआई का 25 सीट्स, पीएमएलएन का 6 सीट और पीपीपी का 11 सीट हुई है। तो पीपीपी हमेशा पीटीआई और पीएमएलएन के बीचों बीच में एक्चुअली रहता है। तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, अब्दुल खान कायूम नियाजी, ही इज द न्यू प्रेसिडेंट, राइट? तो आप थोड़ा आजाद कश्मीर के बारे में बोलिए, क्योंकि देखिए मेरा यही आपसे सवाल होगा दैट इंडियन कश्मीर जो है अभी 2 साल हो गए हैं बेचारे कैद है, और जब उनके कानों पे ये खबर पहुंच रहा है कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान चाइना के साथ सीपेक करके सड़कें बना रहे हैं और $65 बिलियन का प्रोजेक्ट उनको नसीब हुई है, और उधर आई थिंक 750 के जॉब्स भी हुई है, सड़कें बन रहा है, तो उनको लग रहा है भाई हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, हम भी कश्मीरी हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिए। पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान में इसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इंडिया को आज़ाद कश्मीर के लफ्ज़ पे तकलीफ होती है तो फिर उसका बीबीसी ने यह हाल निकाला है कि हम कह देते हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, और जो इंडिया है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर। सो इंडियन हेल्ड कश्मीर एंड पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर, इसको इस तरह से हम कर देते हैं। तो पाकिस्तान में जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी कश्मीर में जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो भी हुकूमती पार्टी होती है नॉर्मली वही जीत जाती है। तो इस वक्त पीटीआई हुकूमत में थी तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई उसकी और वो जीत गए हैं, और इसमें कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। तो ऐसे ही होता है। और मुस्लिम लीग नून चूंकि उसकी पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई है, लड़ाई है, तो उसको उन्होंने दबा दबा के उसको नीचे कर दिया। पीपल्स पार्टी की अपनी एक खास स्टांस होता है, वो तकरीबन उसी के ऊपर उसने अपनी जितनी सीटें हम समझते थे कि वो निकालेगी, तो कमोबेश उतनी सीटें उसने निकाल दी। तो ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी से इलेक्शन होते हैं कश्मीर के, इतने ज्यादा कोई असरअंदाज नहीं होते पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, कश्मीरियों के लिए बहुत अहम है, और कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी फौज का बहुत किरदार है। तो वहाँ के जो लीडरों के साथ है ये बराह रास्त इनकी खुफिया एजेंसी के लोग, और ये लोग बराह रास्त इंटरेक्ट में रहते हैं, क्योंकि ये बराह रास्त पाकिस्तान की डिफेंस से मुतल्लिका है ये स्टेट इसके अंदर। और यस, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो सी पैक बन रहा है ये कश्मीर से भी जा रहा है, गिलगित बल्तिस्तान से भी जा रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि चाइना का बड़ा हिस्सा इंडिया की साइड पे जो कश्मीर है, लद्दाख है, वहां से लगता है। तो अगर वहां से भी सड़कें बन के साथ जुड़ जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ये चीन के लिए भी अच्छा होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा, और सबसे बढ़ के कश्मीरियों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि श्रीनगर खासतौर पे जो वादी है उसका अगर रूट आप पाकिस्तान के थ्रू सी तक बनाए तो वो बहुत आसान रूट है, और बहुत जल्दी जो चीजें हैं वो वहां से पहुंच जाती है। तो ये इतनी लड़ाई झगड़े का हमने क्या करना है? ये लड़ाई झगड़े आप अपनी जगह पे रखें, एक छोटी सी दरवाजा खोल दें बीच में से जहाँ से ट्रक आ सके और जा सके, और एक छोटी सी ट्रेन की पटरी की जगह थोड़ी सी खोल दे जहाँ से लोग आए चले जाएं। तो क्या हर्ज है इसके अंदर? लड़ते रहे आप आपस में जितना आपने लड़ना है। आपने बहुत अच्छा बात बोले हैं। देखिए आई मीन इंडिया जो है, कम्युनल इंडिया, वो बार बार बोलता रहता है कि पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी फैला के रखे हैं, उनका अटैक किया। तो हमारे मन में दिल में एक सवाल पैदा हो गया कि देखिए इंडिया और पाकिस्तान के एलओसी और एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उधर 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। तो और जैसे उनका सिक्योरिटी जमीन पे है उतना एयर पे है और उतना आई मीन नेवी में भी है। तो 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी लाइक फाड़ के तोड़ के पाकिस्तान कैसे अटैक मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर भी सकता है? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, तो देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को कोई अटैक करने की मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी जरूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टैंस है अगर वो दुरुस्त है, और जैसा कि पाकिस्तान में लोग समझते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की हुकूमत समझती है, जैसे कि फौज समझती है, कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने आप को
सप्रेस समझते हैं, वो ये समझते हैं कि उनके जो राइट्स हैं उसके ऊपर डाका डाला गया, वो ये समझते हैं कि अगर उनके साथ जुल्म हो रहा तो वो खुद ही अपनी जद्दोजहद कर लेंगे, वो खुद ही अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। पाकिस्तान को यहाँ से कुछ आतंकवादी भेजने की या टेररिस्ट भेजने की जरूरत कोई नहीं है, और अगर वो भेजेंगे भी तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि वो लोग जो अपनी आज़ादी के लिए एक सियासी मूवमेंट चला रहे हैं, गैर मुसल्लह है वो, जिनके पास हथियार नहीं है, आप उनकी उसको आप मेलाइन करेंगे, उसको गंदा करेंगे, और वो उसको एक टेररिज्म के उसके अंदर लेके जाके, और उसको ज़ाहिर है इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा मुल्क है, वो उसको कुचल देंगे, और उसका नुकसान होता भी है बहुत ज्यादा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस तरह की कोई आतंकवादी भेजने चाहिए या कोई इस तरह के मामला करने चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान का जो इधर का कश्मीर है वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप भी कायम रहे हैं और वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती रही है। तो लेकिन वो ये कहते हैं कि ये कश्मीर है, इधर भी कश्मीर है और उधर भी कश्मीर है, तो कश्मीर के लोग अगर अपने लिए ट्रेनिंग लेके और वहाँ पे जाके लड़ रहे हैं तो उसका उसका हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं। मैंने ये कुछ यहाँ से यूट्यूब पे वीडियोस देखी है आजाद कश्मीर का, तो जो वो रिवर है नीलम, आई थिंक बिलीव, तो नीलम नदी के इस पार हमारे इंडियन कश्मीर है, उस तरफ आपके कश्मीर है। तो बहुत सारे लोग जिनके रिश्तेदार दोनों तरफ कश्मीर के रहते हैं, उनको मैंने बोलते हुए सुनी हूँ, लाइक कई यूट्यूब वीडियोस पे, दैट देखो ये इंडियन कश्मीर है, काश अगर हम उधर जा पाते, हमें नहीं पता दैट उधर क्या एक्चुअली हाल है अभी, इलेक्ट्रिसिटी है भी या नहीं, इंटरनेट कनेक्शन तो दूर की बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी और फोन ही नहीं काम करेगा तो इंटरनेट कनेक्शन तो होगा ही नहीं, खाना वो लोग खा रहे हैं या नहीं। तो ये जो फिक्र मैंने देखी है आजाद कश्मीरियों का इंडियन कश्मीर के ऊपर, तो मेरा तो देखिए दिल बिल्कुल पिघल गया। मुझे तो यही लगता है कि दैट अभी कश्मीर का जो सिचुएशन है, दोनों तरफ चाहते हैं बस भाई बहुत हो गया, हमने बहुत लड़ लिया, बहुत हमने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, अभी तो बस थोड़ा सा हमें रात का नींद सुकून के साथ सोना है। और ट्रेड एंड टूरिज्म जो बिजनेसेस, जैसे कि आपने अभी अभी कहा द ट्रक्स, उधर ठप पड़ा है बिजनेसेस, आई मीन लाइक कोई जरिया है ही नहीं ट्रेड और टूरिज्म का। तो बस अभी हमारा टाइम एकदम आखिरी हो गया, तो प्लीज आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिए, और कैसे हम दोनों का लाइक दो तरफ का जो कश्मीर है तो कैसे हम बेहतरीन बना सके। तो प्लीज सलमान साहब आप थोड़ा सा रोशनी डालिए। मैं तो यही कहूंगा कि इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमतों के ऊपर है। इंडिया को चाहिए अपने वहाँ पे रिलैक्स करे लोगों को, पाकिस्तान को चाहिए, अगर इंडिया को ये खतरा है कि यहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है, आतंकवादी जाते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो उसको बंद करना चाहिए, और उनको करना चाहिए। ये बॉर्डर्स जो हैं ये इंसानों के बनाए हुए बॉर्डर हैं, ये अल्लाह के, खुदा के, भगवान के बनाए हुए बॉर्डर नहीं है। तो इनको खत्म किए करें, आपस में लड़ाई झगड़ा खत्म करें। आप यकीन करें अगर ये आपस में प्यार से रहे और ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, ये बहुत बड़ा खिता है। यहाँ पे इतना पैसा, इतनी दौलत और इतने समझदार, ज़हीन और प्यार करने वाले लोग हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। रिसोर्सफुल, और एग्जैक्टली, रोक नहीं सकता। ज़हीन है और मतलब बहुत ज़हीन भी है और बहुत प्यार करने वाले मिनरल्स लोग है, मैंने सुनी है, आई मीन बहुत खूबसूरत तो है ही वादी, लेकिन हाँ इतना मिनरल्स है दैट आई हाँ। मीन हम तो दोनों को ये तो इसका ऐसा आगे निकलेगा कश्मीर। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात, कि मेरे एक दोस्त हैं कश्मीर के, उनका नाम जुल्फकार है, वो पाकिस्तानी कश्मीर में रहते हैं, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहे हैं, वो मेरे साथ कोलीग थे। तो उनसे मैंने पूछा कि कल को अगर ये आज़ाद हो जाए श्रीनगर और कश्मीर, तो आप किस मुल्क की नेशनलिटी रखना पसंद करेंगे? उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उसने कहा कि कश्मीर की। So the कश्मीर Kashmir, एक्चुअली इट डिजर्व्स एन ऑटोनॉमी। तो लाइक मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ कि दैट कश्मीर एक अलग कंट्री बन जाए, लेकिन देखिए पाकिस्तान जितना, आई थिंक 1/3 ऑफ कश्मीर और इधर हमारी तरफ 2/3, तो जिसके जिम्मेदारी में जितना कश्मीर है वो अपने महफूज रखे। और बस मैं तो हाथ जोड़ करके, जैसे कि आपने कहा, यही मैं प्लीड करना चाहूंगी इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि ये ट्रेड और टूरिज्म को थोड़ा सा
हेल्प करे, मदद करे, क्योंकि अगर बिजनेस नहीं हो तो खाना नहीं है, तो लोग भूखे प्यासे उधर जी रहे हैं, ये तो कोई जीना है ही नहीं। मैं क्या बंदूक के पीछे हटाए, मैं तो बस ये कहूंगा बंदूक के पीछे हटा। जैसे कि कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में कितना अच्छा, कितना शांति है उधर, मिलिट्री इतना है ही नहीं, इट्स एन ओपन बॉर्डर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स इंडिया को लेना चाहिए। और एक्चुअली द प्रॉब्लम इज, जैसे कि मैंने कहा, आई मीन विजन तभी होता है जब मालूमात होती है, मालूमात तभी होता है जब लोग पढ़े लिखे होते हैं। और अगर कोई एक वजीर आजम के पढ़ा लिखा पूरी नहीं होती है, या तो वो कम जानते हैं, तो उनका विजन ऐसे ही हो जाता है। आई मीन मैं तो देखे ऑलवेज सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी में यकीन रखती हूँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि दैट अगली इलेक्शन में सेक्युलर गवर्नमेंट बिल्कुल राज करेगा और कम्युनल जो फोर्स है वो चला जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, आई थिंक 3 और साल 2024 तक। तो तब तक क्या किया जाए, यही एक बहुत बड़ी सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द आवर आई वुड से। मैंने आपके वजीर आजम का जो लेक्चर है, मैंने वो सुनी, उनका जलसा था, तो उनका भी यही है कि सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो यूनाइटेड नेशंस में भी कई बार इसका मुद्दा आया गया, लेकिन कोई सोल्यूशन निकला नहीं। तो एक आखिरी आप रोशनी डालिए दैट इसके ऊपर क्या करना चाहिए। तो बस मैं तो यही कहूंगा कि बंदूकें पीछे हटाएं, फौजी पीछे हटाएं, आतंकवाद को खत्म करें। तो ये आपस में हम जो लोग हैं ये खुद ब खुद अपने रास्ते बना लेंगे। तो बस पीस की तरफ चलें। जरूरी नहीं होता कि हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में ही आप लेके जाएं। कश्मीर को आपने एक इंडिपेंडेंट ही बनाना है या उसको इंडिया के साथ ही आधा रखना, आधा पाकिस्तान, बस जैसे है आप ऐसे ही रहने दें। ये जो बॉर्डर्स जो हैं, ये जो हमने बनाए हैं, आप इसे कागजों पे रहने दें। वहां से आप अपना लोगों को जो है वो आपस में, मेरा तो अपना ये ख्याल है कि आप इसका सोल्यूशन निकालें और बैठ के बात करें और इस मामले को सॉल्व करें किसी ना किसी तरीके से। ये कश्मीर, पाकिस्तान, इंडिया, ये तीनों उस वक्त सुकून में आएंगे जब एक दूसरे के बारे में बदएतमादी खत्म होगी, इस मिसट्रस्ट को खत्म किया जाए। आपको क्या कहीं से लगता है दैट काश अगर अमेरिका के वजीर आजम थोड़ा हमदर्द होता, तो इसको एक सीरियसली अपना समझ के कोई मसले हल कर सकते हैं अमेरिका? आपको कहीं से लगता है? पाकिस्तान की तो बहुत शदीद ख्वाहिश है कि अमेरिका हो, चीन हो, यूनाइटेड नेशन हो या कोई भी हो, वो आए और उसके बीच में बैठ के मामले को सॉल्व करे। ये इंडिया साइड से जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और जो शिमला पे मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान के इलाके वापस किए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने यही एक जो समझने के एक चीज लूज की थी या हारी थी, वो ये थी कि अब ये जो मामला है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर आपस में तय करेंगे, इसे इंटरनेशनल फोरम पे नहीं लेके जाया जा सकता। तो ये भुट्टो साहब बहुत ने अच्छी बातें बोले हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दैट आप इतने मशरूफ रहते हैं, लेकिन इतने कामों के बीच में भी अपना वैल्यूएबल टाइम, आपका कीमती वक्त हमें दिए हैं। हम तो बस एकदम नए शुरू किए हैं और आई एम रियली ऑनर्ड कि आप एक बीबीसी के जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे माफिक एक कोई जूनियर जो हमने अभी अभी शुरू किए हैं, पॉलिटिक्स सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और हमारे साथ देने के लिए और हमारे जो नाजरीन है उनको बहुत सारे मालूमात देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और आपको हम फ्यूचर में भी बुलाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। और ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तो एक सादा सा आदमी हूँ और आपके इतने बड़े शो में आपने बुलाया, मेरी बहुत इज्जत अफजाई है इसके अंदर, तो बहुत शुक्रिया। बीबीसी के साथ आजकल मैं नहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैंने उनके साथ आपका तजुर्बा है, बहुत अच्छा, मैंने 10-15 साल मैंने उनके साथ। आई नो आपका बहुत सारा तजुर्बा है। तो थैंक यू सो मच।